गुरुकुल विषयक चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। विगत कुछ सत्रों में हम गुरुकुल में शिक्षा क्रम क्या होना चाहिए, उसका एक ढांचा कैसा होता है, उसकी मूल दृष्टि क्या होती है, इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। और विगत 3 सत्रों में हमने समष्टिगत विकास, एक छात्र का व्यक्तिगत विकास होता है, उसके बाद समष्टिगत विकास होना चाहिए, इस प्रकार का शिक्षा क्रम गुरुकुलों में होना चाहिए। तो समष्टिगत विकास में भी 4 चरण हैं, उसकी भी हमने व्याख्या की। पहला था कुटुंबगत शिक्षा, तो परिवार का सदस्य है, कुटुंब का सदस्य है, उस नाते से उसे क्या क्या सीखना चाहिए। दूसरा था समुदायगत विकास, तो उसमें हमने जाति, वर्ण, व्यवसाय आदि सारी बातें की, सामाजिक समरसता और समन्वय, सद्भावना आदि सारी बातें की। और पिछले सत्र में हमने राष्ट्रगत विकास माने जीवन दृष्टि, धर्म, संस्कृति, जीवन शैली आदि सारी बातें की। अब एक चौथा चरण है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम विश्व समुदाय के एक अंग हैं। हम राष्ट्रीयता के नाते हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, परंतु विश्व समुदाय का एक अंग हमारा राष्ट्र है। तो हम विश्व के समक्ष कैसे प्रस्तुत होंगे, विश्व के साथ कैसे पेश आएंगे, हमारा संपूर्ण प्लेसमेंट विश्व में क्या होगा। अब आजकल भी सब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं ना, उसका जो मूल अर्थ और संदर्भ तो हमने देखा कि वो तो आर्थिक उदारीकरण की नीति आई, और इस संदर्भ में, आर्थिक संदर्भ में ग्लोबलाइजेशन कहा था। परंतु वैश्विक संदर्भ तो भारत के दर्शन में अनिवार्य रूप से है ही, इसलिए हमें अपने आप का वैश्विक संदर्भ में भी विचार करना ही चाहिए, तभी समष्टिगत विकास को पूर्णता प्राप्त होगी। तो फिर गुरुकुलों में हम कैसे करेंगे? आज क्या है, हम आज भी वैश्विक संदर्भ की भाषा तो बोलते ही हैं, परंतु जो एक मूल बात बदलने की आवश्यकता है, वह है विश्व के साथ हमारा पेश आने का तरीका। आज हम लोग व्यवस्था की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से, मानस की दृष्टि से, पूर्ण देश के संचालन की दृष्टि से पाश्चात्य जीवन दृष्टि, जीवन पद्धति, इससे प्रभावित हो गए हैं। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था पश्चिम से प्रभावित, हमारी समाज व्यवस्था पश्चिम से प्रभावित, हमारे कानून, न्याय, दंड आदि की व्यवस्था पश्चिम से प्रभावित, हमारे सारे शास्त्र पश्चिम से प्रभावित, हमारी शिक्षा व्यवस्था पश्चिम से प्रभावित ऐसी हो गई है। इसको मूलतः बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? तो विश्व माने हम पाश्चात्य कहते हैं, पाश्चात्य जीवन दृष्टि में मूलतः विनाश के बीज हैं। ये हमें बहुत अच्छी तरह से मूल में जाकर समझना है, और इसके बहुत सीधे साधे कारण हैं। जो केवल अपना विचार करता है और अपने स्वार्थ के लिए पूरे विश्व का उपयोग करना चाहता है, और उसका नाश करना पड़े तो नाश करके, लूटना पड़े तो लूट करके, शोषण करना पड़े तो शोषण करके, युद्ध करना पड़े तो युद्ध करके, छल कपट करना पड़े तो छल कपट करके, मेरे स्वार्थ की पूर्ति के लिए मैं दूसरे मनुष्य का या वृक्ष वनस्पति का या प्राणी मात्र का या पंच महाभूतों का या सभी दूसरे राष्ट्रों का किस प्रकार से उपयोग कर सकता हूं, ऐसी सोच जिसके मूल में है, वो तो संघर्ष ही निर्माण करेगी। ऐसी सोच हिंसा ही, संघर्ष हिंसा के प्रति जाएगा।
मैंने उसके मूल में फिर स्पर्धा का भाव रहेगा, नहीं मुझे आगे निकलना है, तो स्पर्धा निर्माण होती है। स्पर्धा में जीतना ही है, इसलिए संघर्ष निर्माण होता है। संघर्ष आगे बढ़ा तो हिंसा होती है और हिंसा से विनाश होता है। ये तो 1+1 माने 2 ऐसा ही सीधा गणित है। तो जो व्यक्ति केंद्री है, मनुष्य केंद्री है, स्व केंद्री है, उसकी संपूर्ण व्यवस्था, उसकी संपूर्ण व्यवहार प्रणाली विनाश की ओर ही जाएगी। पश्चिम की विचार शैली इसी प्रकार की है, इसलिए संकट निर्माण हो रहे हैं। हम देख ही रहे कि चारों ओर युद्ध 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 सुनाई देता है, दिखाई देता है। आतंकवाद सर्वत्र छाया हुआ ही है। स्वार्थ और व्यापार में स्पर्धा बहुत पनपी हुई है। हम कहते ही है कि ये तो कंपटीशन का जमाना है। जिसका व्यवहार कंपटीशन से शुरू होता है, वो उसका अंतिम लक्ष्य तो विनाश ही है। इसलिए हम पाश्चात्य दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं हो सकते, नहीं होना चाहिए, उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। भारतीय जीवन दृष्टि ऐसी नहीं है, संघर्ष नहीं, समन्वय। केवल साथ में रहना नहीं, समरस होकर रहना। हमारे तो सारे छोटे 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 व्यवहार के वाक्य हैं, वो भी कैसे हैं? आत्मवत सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र में, पदार्थ मात्र में आत्मवत, अपने ही जैसा जो देखता है। पर द्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरों का द्रव्य, दूसरों की संपत्ति, ये तो मेरे लिए मिट्टी समान है, उसमें उसको ग्रहण नहीं करूंगा। मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री है, उसके साथ माता के समान, माता की दृष्टि से देखो। ऐसा जो कहते हैं, ऐसा जिसका जीवन सूत्र है, वहां संघर्ष नहीं हो सकता, वहां समन्वय होगा, वहां समरसता होगी, वहां दूसरों का विचार किया जाएगा, तो वह स्पर्धा नहीं रहेगी, संघर्ष नहीं रहेगा, सहजीवन रहेगा, समरस जीवन रहेगा, तो विकास ही होगा, विनाश नहीं होगा। इसलिए हम आज जो पाश्चात्य जीवन पद्धति और पाश्चात्य जीवन दृष्टि से प्रभावित हो गए हैं, उसमें से हमें बाहर आना पड़ेगा, उससे हमें मुक्त होना पड़ेगा। ये तो हमारे शिक्षा क्रम का पहला लक्षण होगा, पहला अंग होगा। और फिर दूसरा, हमें विश्व को सिखाना होगा, विश्व को हमारा उदाहरण दिखाना पड़ेगा। हमें विश्व के साथ उसी प्रकार से व्यवहार करना होगा। तो इस व्यवहार के सूत्र क्या होंगे? सबसे पहला, प्रभावित होना बंद करो, भारतीय के नाते गर्व और गौरव का अनुभव करो। और यूएस में जाओ, चाहे यूके में जाओ, चाहे यूरोप के किसी भी देश में जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाओ, रशिया जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो हम भारतीय के नाते अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। हम भारतीय हैं, हमारी विशेष पहचान है, हमारी विशेष जीवन शैली है, और वह श्रेष्ठ है, वह अच्छी है, वह उद्धारक है, वह सहायक बन सकती हैं, आपको संकटों से मुक्त कर सकती हैं। ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा गौरव भारतीय होने का, इसको लेकर हमें विश्व के पास जाना है। ये दूसरा मुद्दा हुआ। पहला, हीनता बोध से मुक्त हो जाओ, भारतीय बनो, भारतीयता में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, भारत को जानो, भारत को मानो, भारतीय बनो, और फिर विश्व में जाओ तो फिर भारतीय के नाते गर्व, गौरव और आत्मविश्वास से पेश आओ। ये दूसरा मुद्दा हुआ। तीसरा मुद्दा है, इसके लिए हमें विश्व को जानना पड़ेगा। भारत को तो जानेंगे, ठीक ही है,
परंतु विश्व को जानना पड़ेगा, विश्व स्थिति का आकलन करना होगा। विश्व में कहाँ संघर्ष है, विश्व में पर्यावरण का नाश कैसे हो रहा है, विश्व में लड़ाई झगड़े कैसे हो रहे हैं, विश्व में समरसता तो है ही नहीं, सब स्वार्थी बनकर अपनी अपनी सुरक्षा ही देख रहे हैं, उसका ही विचार कर रहे हैं। तो ये तो कैसे अनार्य लोग हैं, कैसे असंस्कृत लोग हैं, कैसे असभ्य लोग हैं, कैसे अज्ञान लोग हैं, कैसे नासमझ हैं कि अच्छी तरह से जीना जानते ही नहीं है। कैसे कैसे पचड़ों में पड़े हुए हैं, कैसे शस्त्रों से ही सब कुछ मिल जाता है कहते, कैसे पैसे से ही सब कुछ मिल जाता है कहते हैं, कैसे जिस पर्यावरण के कारण से जीवन संभव है उसका नाश कर रहे हैं, ये बहुत ही अनाड़ी है। तो ऐसे विश्व स्थिति का आकलन करना, उसका विश्लेषण करना, कारण जानना, परिणाम जानना, और उनकी कितनी दुस्थिति है, कितनी खराब स्थिति में ये रह रहे हैं, ये समझना। ये हमारे शत्रु नहीं है, परंतु शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं। शत्रु नहीं है, परंतु हमारे मित्र भी नहीं हो रहे हैं। ना समझ है, शत्रु नहीं है परंतु ना समझ है, अज्ञान है, अल्प विकसित या अविकसित है। आज कैसा है, ओहो अमेरिका मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, यूरोप मोस्ट एडवांस्ड कंट्री, ऐसा हम जो कह रहे हैं ना, अरे वहां तो कितनी कितनी सुविधाएं हैं, वहां कितना धन है, वहां कितने जीतने की कितनी सामग्री वहां है, कैसे दुनिया पर राज कर रहे हैं। ऐसा अभिभूत होने के स्थान पर लंबा जीना है, दीर्घायु होना है, चिरंजीव होना है, सुख समृद्धि संस्कार से युक्त ऐसा जीवन व्यतीत करना है, तो पश्चिम को अपना जीवन दर्शन, अपना जीवन व्यवहार बदलना पड़ेगा। इसको कहते हैं विश्व को भी जानो। तो विश्व स्थिति, उसके पहले आत्मविश्वास से युक्त हो जाओ। पहले हमारे अपने आप को जानो, स्वयं बोध होना, अपने आप को जानना ये आवश्यक है। उसके बाद आत्मविश्वास होना ये आवश्यक है, और उसके बाद विश्व स्थिति को जानो, विश्व को पहचानो, और फिर उसके बारे में हमारा आकलन स्पष्ट करो। ये कैसे लोग हैं, एक साथ कुटुंब में रहना जानते नहीं। ये कैसे लोग हैं, प्रकृति के प्रति उनको न प्रेम है न करुणा है, कुछ भी नहीं है। ये कैसे लोग हैं, चिरंजीव कैसे हुआ जाता है वो जानते ही नहीं। कैसे लोग हैं, वो स्पर्धा के बिना जी ही नहीं सकते। कैसे लोग हैं जो बात बात में खड़ग उठा लेते हैं, शस्त्र उठा लेते हैं और मरने मारने पर तुल जाते हैं। ये कैसे लोग हैं जो युद्ध की ही एडवांस्ड टेक्निक्स विकसित किए जा रहे हैं। ये कैसे लोग हैं जो एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं कर सकते। ये कैसे लोग हैं जो दूसरों की भलाई का विचार ही नहीं कर सकते। ये कैसे लोग हैं जो बिना पैसा लिए, बिना स्वार्थ का विचार किए किसी की सहायता भी नहीं करते। अरे रे, भगवान ने इनको कैसी समझ दी है कि ये ऐसे सभ्य बन ही नहीं सकते, सुसंस्कृत बन ही नहीं सकते। ऐसा आकलन होना चाहिए। चमक दमक से अभिभूत हो जाना ये हमारे जैसे सुसंस्कृत समृद्ध ज्ञानवान देश को शोभा ही नहीं देता। ऐसी हमारी मनोस्थिति बननी चाहिए, ऐसा हमारा बौद्धिक आकलन विश्व स्थिति का होना चाहिए। तो हमारे गुरुकुलों के शिक्षा क्रम का अंग बनना चाहिए। जैसे भारत को जानो वैसे विश्व को भी पहचानो। आगे का मुद्दा ऐसा, अगर हमने जान लिया, अब हमारे मन में भाव क्या होना चाहिए, उनको नष्ट करने का नहीं,
भारत के जीवन दर्शन ने हमको कभी भी किसी को नष्ट करना तो सिखाया ही नहीं। हम हमारे पूर्वज, हमारे कलाकार, हमारे कारीगर, हमारे व्यापारी, हमारे ऋषि, हमारे ज्ञानी लोग, ऐसे सब विश्व के सभी देशों में गए हैं। भारतीय संस्कृति का विश्व संचार नामक एक पुस्तक है, वो सबको अवश्य पढ़ना चाहिए। विश्व के सभी देशों में भारत के लोग कैसे पहुंचे, कैसे वहाँ संस्कृति की शिक्षा दी, कैसे लोगों का जीवन अच्छा बनाया और अपने जैसा श्रेष्ठ बनाया। अपना ये सूत्र लेकर गए, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हम आर्य हैं, विश्व को भी श्रेष्ठ बनाएंगे, श्रेष्ठ जीवन जीना सिखाएंगे। आज भी विश्व के सभी देशों में भारतीय संस्कृति के अवशेष देखने को मिलते हैं। परंतु भारत की दृष्टि कैसी रही? को तो उठाओ, ऊपर उठाओ, सभ्य बनाओ, सुसंस्कृत बनाओ, धनवान बनाओ, समृद्ध बनाओ, कला कारीगरी सिखाओ, सब कुछ करो और श्रेष्ठ जीवन बनाओ। कभी भी किसी को हमने गुलाम नहीं बनाया, कभी किसी के ऊपर आधिपत्य स्थापित नहीं किया, कभी किसी को हीन भाव से नहीं देखा। तो आज इसके पीछे दृष्टि जो है वह करुणा की दृष्टि है, दया की दृष्टि है, प्रेम की दृष्टि है। परंतु दया करुणा प्रेम दिखाने जाऊं और वो हमको नष्ट कर दे, मारे, लूटे, इतने तो हमने गए बीते नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले सामर्थ्य संपादन करो, बुद्धि का सामर्थ्य, शरीर का सामर्थ्य, मन का सामर्थ्य, शस्त्र संचालन का सामर्थ्य, दुष्ट का हाथ पकड़ने का सामर्थ्य, उसके हाथ से शस्त्र छीन लेने का सामर्थ्य, उसको न तो अपने ऊपर न दूसरों पर शस्त्र संचालन करने देना चाहिए, रोकना, किसी भी दुष्टता को रोकना, दुष्टता के व्यवहार को रोकना, इतना सामर्थ्य पहले होना चाहिए। और बाद में क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर पुरुषों का भूषण क्षमा होती है। इसलिए उनकी दुष्टता के लिए, उनके अज्ञान के लिए, उनकी अपसंस्कृति और असभ्यता के लिए उनको क्षमा करो, उनके प्रति करुणा भाव रखो, उनके प्रति दया भाव रखो, उनको सहायता करना है हमें, ये भाव रखो, उनको ऊंचा उठाना है, ये भाव रखो। छल कपट का नहीं, लूटने का नहीं, नष्ट करने का नहीं। इस दृष्टि से विश्व की ओर देखना और हमेशा उनके संकट दूर करने का प्रयास करना, उनको भी अपने ऊपर छाए हुए संकटों से मुक्त होने के लिए सज्ज करना, सिद्ध करना, ये हमारी विश्व के साथ पेश आने की पद्धति है। ये हमारी शिक्षा का क्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऐसी कथाएं, ऐसे गीत, ऐसे निबंध, ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसा साहित्य, ऐसी जानकारी, ऐसे इतिहास के ग्रंथ हमारे छात्रों को पढ़ना चाहिए। भारत विश्व को संकटों से कैसे उबार सकता है, इसकी शिक्षा हमारे गुरुकुलों में देनी चाहिए, न कि हमें दुनिया से क्या क्या सीखना है। कई ऐसे बुद्धिमान लोग, पढ़े लिखे लोग ऐसी अच्छी अच्छी सुनाई देने वाली भाषा बोलते हैं, नहीं नहीं, विश्व में भी जो कुछ अच्छा है, पाश्चात्यों के पास भी जो कुछ अच्छा है वो तो हमें लेना चाहिए। देखा वहाँ कितना सिविल डिसिप्लिन कितने अधिक हैं, वहाँ सिविक सेंस है, हमारे तो कहीं पर भी गंदा कर देते हैं। वहाँ समय का मूल्य कितना है, हमारा तो इंडियन टाइम बदनाम ही है।
वहाँ कैसे भौतिक संपत्ति उन्होंने निर्माण की है। हम तो बिल्कुल ही, हमारी तो आपस में हम एक है ही नहीं। हम तो बिल्कुल ही शिथिल शिथिल हैं, माने हम, हमारी चुस्ती है ही नहीं। हम कुछ काम, वहाँ कितने लोग काम करते हैं। बीच का एक कालखंड ऐसा था जब सुनाई देता था ऐसा कि देखो, एक अमेरिकन किशोर तो अखबार बेचता है, घर घर जाकर देता है, और उससे जो पैसा मिलता है उससे अपनी फीस भरता है। और हमारे बच्चे 20 साल के हो जाने पर भी माँ बाप पर ही निर्भर करते हैं, स्वावलंबी स्वाश्रयी बनते ही नहीं है, ऐसा सुनाई देता था। और अपने युवाओं को, तरुणों को ऐसे हेय दृष्टि से देखा जाता था। अब आज इसमें दो परिवर्तन हुए हैं। एक है ये देखना सीखा, समझना सीखा कि अपनी शिक्षा के लिए, अपने भावी जीवन की तैयारी के लिए माता-पिता पर निर्भर नहीं करना। और माता-पिता भी कहेंगे कि तुम हो गए ना 16 वर्ष के, तुम अपना देखो, कॉलेज में पढ़ना है तो अपनी फीस का प्रबंध अपने आप करो। छोकरी चाहिए क्या विवाह के लिए, तो अपने लिए छोकरी ढूँढ लो। ऐसा कभी कहा जाता है क्या? इसको कुटुंब कहते हैं क्या? इसको वंश परंपरा कहते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहा कि 16 वर्ष के बाद वे ही स्वतंत्र, स्वनिर्भर, स्वाश्रयी हो गए, तो फिर बड़े होने के बाद माता-पिता अपने ही घर के सदस्य हैं, इसलिए उनकी सेवा करना भी हमारा कर्तव्य है, ये कैसे सिखाएँगे? वो भी, और फिर ये नहीं सिखाएँगे तो कोई पालन नहीं करेगा, तो फिर सरकार को पेंशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक दुष्ट चक्र, असंस्कारों का चक्र, वंश परंपरा को खंडित करने का चक्र शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ लोगों को समझता है, परंतु कुछ लोगों को बिल्कुल ही नहीं समझता। कई ऐसे माता-पिता देखे, हाँ ठीक है, उसको कॉलेज में पढ़ना है, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उसको रिसर्च करना है, एजुकेशन लोन ले ले और बाद में नौकरी करके वो एजुकेशन लोन भरपाई कर दे। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए ना, अपने तरुणों को ऐसा सिखाना चाहिए। ऐसा भी एक वर्ग विकसित हुआ है जो अ, जो पश्चिम से अभी भी प्रभावित हैं। ये दोनों प्रकार की विचारधाराएं अभी चलती हैं। इसमें कृण्वन्तो विश्वमार्यम वाली विचारधारा, विश्व कल्याण करने वाली विचारधारा है, उसको अपनाना, उसको हमारे शिक्षा क्रम में स्थान देना और उसके अनुसार सभी छात्रों के मन में विश्व से प्रभावित न होकर विश्व कल्याण के लिए सिद्ध बनना, ऐसा शिक्षा क्रम गुरुकुलों में होना चाहिए। तभी वह सही अर्थ में भारतीय शिक्षा होगी, क्योंकि भारत हमेशा ऐसे ही तो व्यवहार करता आया है। इतिहास में आदिकाल से ऐसे ही तो भारत का व्यवहार रहा है। वही व्यवहार सिखाना है तो विश्व के प्रति कैसी दृष्टि होनी चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसको कहेंगे विश्वगत विकास। हमारे वेदों में भी कहा है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संपूर्ण विश्व से हमें जो जो भी अच्छा कल्याणकारी विचार प्राप्त होता है उसको लेना चाहिए। हम ज्ञान के क्षेत्र में कभी भी संकुचित नहीं रहे, हम संस्कारों के क्षेत्र में कभी भी संकुचित नहीं रहे। हमने ज्ञानियों का आदर ही किया है, भले वो अमेरिकन हो या यूरोपियन हो व रशियन हो। हमने ज्ञान का आदर हमेशा किया, संस्कारों का आदर हमेशा किया, परंतु ज्ञान और विपरीत ज्ञान, संस्कार और अपसंस्कार, इन दो में अंतर करने की क्षमता पहले हमारी होनी चाहिए। मॉडर्नाइजेशन इज नॉट वेस्टर्नाइजेशन। हमने दुर्भाग्य से आधुनिकता को पाश्चात्यकरण समझ लिया।
तो इसलिए हमारा आज सारा घालमेल हो गया है। इसको स्पष्ट करना ये बुद्धिमानी का लक्षण है, और हमारी शिक्षा व्यवस्था को ऐसी बुद्धि का आश्रय लेना होगा। तो अभी समष्टिगत विकास का ये अंतिम सोपान था, विश्वगत विकास। संपूर्ण विश्व के मानव समुदाय को यदि साथ में रहना है तो भारतीयों को नेतृत्व करना होगा। भारतीयों को संपूर्ण विश्व के कल्याण का जिम्मा लेना पड़ेगा, दायित्व ही लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने इस दायित्व को लेकर ही, इस दायित्व के साथ ही भारत का, भारतीय समाज का या भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया है। इसलिए हमारा शिक्षा क्रम ऐसा होगा। तो ये हुआ समष्टिगत विकास का क्षेत्र। इसके बाद आता है मनुष्य के अलावा भी विश्व में बहुत कुछ है। वृक्ष है, वनस्पति है, प्राणी है, प्राणियों के विविध प्रकार हैं, नदी है, तालाब है, पहाड़ है, मरुभूमि है, मैदान है, खेत है, जंगल है, इतना सारा तो है, आकाश है, वायु है, सब है। ये तो मनुष्य से भी बहुत अधिक विस्तार में बसा है। इसी को सृष्टि कहा। तो इस सृष्टिगत विकास भी हमारा आयाम है। तो इसके 4 चरण हैं। बहुत बार हमने इसकी चर्चा की है, इसलिए हम संक्षेप में इसको देखेंगे कि मनुष्य के अलावा जितनी भी सृष्टि है उसके साथ मनुष्य के संबंध को व्यवस्थित करना, ये सृष्टिगत विकास है। ये कैसे करना, इसके 4 सूत्र हैं। सबसे पहला और सबसे श्रेष्ठ है आत्मीयता। जितना मैं परमात्मा का अंश हूं उतना ही ये वृक्ष भी परमात्मा का अंश है, ये चींटी मच्छर ये भी परमात्मा के अंश है, ये पहाड़ मरुभूमि जंगल वन्य पशु ये भी सब परमात्मा के अंश हैं। मुझे सबके साथ आत्मीयता से ही व्यवहार करना है। दूसरा है कृतज्ञता। मेरे बिना सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो उगेगा और अपनी यात्रा बनाए रखेगा। मेरे बिना भूमि का कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टे अच्छा होगा, हमारे पापों का भार उसके ऊपर नहीं होगा। मेरे बिना वायु का कुछ नहीं जाता, वो तो सब अपना व्यवहार करते रहेंगे। मेरे बिना प्राणियों का जीवन चलता रहेगा। मेरा जीवन किसी के बिना नहीं चलेगा। भले ही परमात्मा ने मुझे सबसे श्रेष्ठ बनाया, तो भी मैं इतना अधीन हूं कि मुझे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ऐसे 5 महाभूतों के बिना जीवन ही संभव नहीं। मुझे खेती किए बिना, वृक्ष वनस्पति के बिना अन्न धान्य आश्रय वस्त्र मिलेगा ही नहीं। मुझे प्राणियों के बिना जीवन चलेगा ही नहीं, उनकी सहायता की आवश्यकता रहेगी ही। तो मेरा व्यवहार सभी के साथ कृतज्ञता का होना चाहिए। तीसरा है, अगर मेरी सारी आवश्यकताएं इन लोगों से ही पूर्ण होती हैं तो मुझे शोषण नहीं दोहन करना चाहिए। माने आवश्यकता है उतना ही लेना चाहिए, अपव्यय नहीं करना चाहिए, और इनका विनाश तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ऐसी दोहन की तो हमारे वेदों ने भी कहा, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक लेना ये चोरी है। सस्तेनो दंडम अर्हति, वो तो चोर है, उसको दंड मिलना चाहिए। ऐसा अधिकार ना, जितनी आवश्यकता है उतना ही लेना, ये हमारे अर्थशास्त्र का भी नैतिक आधार है, कामोपभोग का भी नैतिक आधार है। और चौथा है, ये सब अपने से छोटे हैं तो रक्षण करना। छोटे का रक्षण करना ये सार्वत्रिक सूत्र है, मनुष्य के संबंध में भी लागू है, सृष्टि के साथ के संबंध में भी लागू है। अब ऐसा यदि मनुष्य करने लगता है तो पर्यावरण का प्रदूषण तो कभी भी नहीं होगा।
उल्टे इन सबकी स्तुति के भावना से इन सबके साथ जुड़ने के मंत्र हमारे वेदों में है। इसका ही उपदेश भगवत गीता में दिया गया है। इसी के लिए यज्ञ चक्र का निर्माण किया गया है, यज्ञ व्यवस्था का निर्माण किया गया है, और सृष्टि के सभी तत्वों को देवता मानकर उनका आदर सम्मान करना और उनको यज्ञ भाग देना। और फिर कैसा संबंध? परस्परम भावयन्तः, तुम तो देवताओं का सम्मान करो, देवता तुम्हारा सम्मान करेंगे। इस सम्मान करने का माध्यम है यज्ञ। और ऐसे परस्परम भावयन्तः श्रेयो परम वाप्स्यथ, दोनों का कल्याण होगा। ये यज्ञ संस्कृति ये हमारे यहाँ विकसित हुई। सृष्टिगत संबंधों को ठीक करो, और उसके बाद सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब एक ही है, ऐसा एकात्म संबंध पूरे विश्व के साथ हो। और वही आत्म रूप और विश्व रूप दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, ऐसी शिक्षा सभी को दो। और वो व्यवहार में भी आए, भावना में भी आए, बुद्धि की समझ में भी आए, और अनुभूति में भी आए। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हमें गुरुकुलों में करनी चाहिए। ये उसका ज्ञान पक्ष है। ये इसका ज्ञान पक्ष है। अब इसी को लेकर स्तर के अनुसार बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, युवावस्था में, कथा कहानियों में, पाठों में, विज्ञान के प्रयोगों में, शास्त्रों की रचना में, सर्वत्र इसका दर्शन होना चाहिए। आज यदि हमें गुरुकुलों में इस शिक्षा क्रम को अपनाना है तो पहले शिक्षकों को ये बातें समझ लेनी चाहिए। उसके बाद हमें हर स्तर पर पाठ्यक्रम बनाना आना चाहिए। उसके बाद पाठन पद्धति, अध्ययन अध्यापन पद्धति कैसी होती है, ये इसकी समझ होनी चाहिए। और इसके लिए हमें नया साहित्य निर्माण करना चाहिए। हमारे खेल, हमारे गीत, हमारी कहानियां, हमारी जानकारी का पक्ष, हमारे विज्ञान की प्रयोगशालाएं, उसमें होने वाले प्रयोग, हमारे अनेक प्रकार के क्रियाकलाप, हमारे भवन की रचना, हमारा वेश, हमारी दिनचर्या आदि सारी बातों में ये जो दृष्टि है, शिक्षा की दृष्टि है, वह झलकनी चाहिए। इसको कहते हैं शिक्षा शास्त्र। जो पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, पठन पाठन पद्धति और पठन पाठन की व्यवस्थाएं, भौतिक व्यवस्थाएं, शैक्षिक व्यवस्थाएं आदि सारी बातों की व्यवस्था करती है, आदि सारी बातों का विचार करती है। इस शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। इसके सभी शास्त्रों की विषय वस्तु का विचार हमें करना चाहिए। इसको कहते हैं गुरुकुलों का ज्ञानात्मक पक्ष ठीक करना, ज्ञानात्मक पक्ष को भारतीय बनाना। और उसके बाद उसका जो अन्य संचालन का व्यवस्था तंत्र, उसके अर्थव्यवस्था आदि सारी बातें ठीक करना ये आवश्यक है। तो इसको गुरुकुल कहते हैं। अब इसका परम उद्देश्य तो रहेगा व्यक्ति को और राष्ट्र को और विश्व को अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति होनी चाहिए। तो ये कैसे होगी, उसका विचार शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से प्रथम करना, और बाद में उसकी संरचना कैसी बनेगी। हमें तो 140 करोड़ लोगों के लिए गुरुकुल चाहिए। हमें तो पूरे विश्व का कल्याण करने वाले, नई पीढ़ी निर्माण करने वाले गुरुकुल चाहिए। तो वो फिर कैसे होंगे, कितने, कहाँ किस किस बात की कहाँ शिक्षा मिलेगी, इस प्रकार से उसकी रचना कैसे होगी, संरचना कैसे होगी। इसका बाह्य स्वरूप अलग होने पर भी अंतस्तत्व एक ही रहेगा,
ये कैसे होगा? कौन क्या पढ़ेगा, किसको क्या, कौन से ज्ञान की आवश्यकता है, बाल अवस्था में क्या पढ़ेगा, किशोर अवस्था में क्या पढ़ेगा, युवावस्था में क्या पढ़ेगा, ग्राम के छात्र कैसे पढ़ेंगे, नगरों के छात्र कैसे पढ़ेंगे, इस क्षमता वाला छात्र क्या पढ़ेगा, उस क्षमता वाला छात्र क्या पढ़ेगा, आचार्य कैसे मिलेंगे, माता पिता का इसमें योगदान क्या है, आदि सारी बातों का विचार भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे गुरुकुलों का व्यवस्था तंत्र कैसे होगा, रचना तंत्र कैसे होगा, इसकी भी हम बात करेंगे। ज्ञानात्मक पक्ष ये प्रमुख है, ये तो स्वयं स्पष्ट है, परंतु उसका व्यवस्था पक्ष भी इस ज्ञानात्मक पक्ष के अनुकूल ही रहेगा, तभी वह ज्ञान निष्ठ ऐसी रचना बनेगी। और हम पहले सत्र से ही सुनते आए हैं, भारत हमेशा ज्ञान निष्ठ देश रहा है। तो ये जो ज्ञान पक्ष हमने देखा, उस ज्ञान पक्ष के अनुकूल उसको सहायक बनने वाला व्यवस्था तंत्र और रचना तंत्र भी हमें चाहिए। आगे के सत्रों में हम व्यवस्था तंत्र और रचना तंत्र की बात करेंगे। आज मैं यहीं पर रुकती हूँ। सबको नमस्कार। हम विश्व बोलते हैं, विश्व का नाम लेते हैं, विश्व के बारे में बात करते हैं, तो क्या हम केवल पश्चिम देश की ही बात करते हैं या कैसा? ये संभ्रम मेरे मन में है, क्योंकि पूर्व के देश से कैसा व्यवहार, कैसा संबंध, इसके बारे में नहीं हुआ। मैंने बीच में तो उल्लेख किया था, रशिया का भी किया था, ऑस्ट्रेलिया का भी किया था, परंतु विश्व माने सप्तद्वीप, अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, रशिया भी है, गुयाना, सुरीनाम भी है, इंडोनेशिया भी है, यूरोप के सारे देश भी हैं, अमेरिका के सारे देश भी हैं, कनाडा है, सब कोई विश्व माने विश्व के भी दो चरण, एक मानव विश्व, तो ये सभी के सभी हैं। परंतु पाश्चात्य पाश्चात्य ऐसा हम रटन क्यों करते हैं? पूरे विश्व को अभी पाश्चात्य जीवन दृष्टि ने आक्रांत कर दिया है, उनकी ही तूती चलती है। अफ्रीका भी अमेरिका के अनुसार ही चलता है, रशिया भी अमेरिका के अनुसार ही चलता है। वैसे चीन, रशिया, इंडोनेशिया, गुयाना, सुरीनाम, इधर ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे जो है ना वो पूर्व के जम्बू द्वीप हैं, इजराइल तक ये जम्बू द्वीप हैं। उसलिए मूलतः एक ही प्रकार की संस्कृति प्रचलित थी, परंतु आक्रमण विश्व पर किसका हुआ है? तो पहले यूरोप का और आज अमेरिका का। तो अमेरिका और यूरोप से चीन को भी बचाने की आवश्यकता है, म्यांमार को और इंडोनेशिया को भी बचाने की आवश्यकता है, और अफ्रीका को भी बचाने की आवश्यकता है। इसलिए हम पाश्चात्य पाश्चात्य बोलते हैं। अफ्रीकन हमारे पर ऐसे हावी नहीं हो सकते जैसे अमेरिका हो गया है या हमने होने दिया है। रशिया इतना हमको प्रभावित नहीं कर सकता जितना अमेरिका हमें प्रभावित करता है। इंडोनेशिया हमें ऐसे आक्रांत नहीं करता, या चीन भी नहीं करता जैसे अमेरिका करता है। चीन आर्थिक दृष्टि से और शस्त्रों की दृष्टि से हमारे पर आक्रमण करता है, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं करता है। पश्चिम क्या करता है? सांस्कृतिक दृष्टि से करता है। पश्चिम ने चीन को भी आक्रांत करके रखा है। कम्युनिज्म आया कहाँ से? ये चीन का ओरिजिनल नहीं है, परंतु चीन भी कम्युनिज्म से आक्रांत हो गया है, तो उसको भी बचना ही पड़ेगा और उसको हमें सहायता करनी ही पड़ेगी कि कम आउट ऑफ कम्युनिज्म। भाई आप कम्युनिज्म से जिस दिन मुक्त होगा, आज वो आधा अमेरिकन बन गया, परंतु कम्युनिज्म से और पाश्चात्य विश्व से जैसे ही मुक्त होगा, वह
भगवान गौतम बुद्ध का, ताओ ताओ उपनिषद का, कन्फ्यूशियस का, और भारत के नालंदा विद्या विहार और भारत के जीवन दर्शन से वह अनुच्युत हो जाएगा। चीन भी भारत जैसा हो जाएगा। वो जम्बू द्वीप का है भाई, आधा रशिया भी वही है, इंडोनेशिया वही है। इंडोनेशिया तो होने लगा हिंदू अभी। म्यांमार वही है, गुयाना सुरीनाम वही है। वो गुयाना और सुरीनाम के लोग कहते हैं ना कि गुयाना इज अवर मदरलैंड, परंतु वो तो हमारी माँ है, भारत हमारी दादी है। जी जी। तो इसलिए वो पश्चिम 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 हो रहा है। पश्चिम एक प्रतीक है। जी, उसमें शरद जी हेबालकर का अच्छा पुस्तक है उसमें। वही मैंने उसी पुस्तक का उल्लेख किया अभी, भारतीय हाँ। संस्कृति का विश्व संचार। जी जी जी। प्रणाम ताई जी। जी ताई जी, नमस्कार। ताई जी, जैसे आपने कहा कि हमें हमेशा क्षमाशील होना चाहिए, तो यहाँ पे दो उदाहरण है। एक जापान है, जिसने अमेरिका ने जापान को तो पूरा डिस्ट्रॉय किया और फिर रिफॉर्म किया। बट हमारा जो श्रीलंका है, जो हमारे रामायण में पढ़ा है कि उन्होंने गलत किया था और श्री राम ने उनको अच्छी तरह से सबक सिखाया और पूरा राज्य उन्हीं को सौंप दिया। बट हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो देख रही है कि पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, मालदीव्स, ये सारी छोटी छोटी कंट्रियां हमें आग दिखा के हमारे साथ अन्याय कर रही हैं। तो हम इनको कैसे समझाएंगे? क्योंकि हम तो हिस्ट्री पढ़ाएंगे जो जो हमारे भारत के साथ हुआ है, जो ब्रिटिशर ने छुपाया, वैसे तो हम छुपाने वाले नहीं है। बट फिर वो क्षमाशील कैसे कॉन्सेप्ट आएगा? पहले समर्थ बनो, बाद में क्षमाशील बनो। पहले समर्थ तो बनो कि वो हमको आंख न दिखाए। अभी पहले तो हमको बल संपन्न होना है कि नहीं? नहीं तो वो आंख दिखाती है, उनको क्षमा थोड़े करते हैं। हाथ पकड़ो पहले उनका और आंख दिखाना बंद करो तुम, ये पहले कहना होगा जी। बाद में क्षमा होती है। क्षमा तो तभी की जाती है जब वो अपराध कबूल करते हैं। बट कितने बार तो पाकिस्तान ने हमारे साथ अपराध कबूल किया, फिर भी वो सुधरता ही नहीं है। नहीं किया है कबूल। अरे वो नहीं सुधरेगा, हमको समर्थ बनना है। जी रामचंद्र जी, प्रणाम भाई। जैसे आपने कहा भारतीय संस्कृति का विश्व संचार, शरद हेबालकर ने जो पुस्तक लिखा है, उसको अपने गट पे डाल दिया है। तो उसमें जो कहा गया है वो मुझे ऐसा लगता है कि व्यापार करते करते भारतीय लोगों ने संस्कृति का प्रचार किया। क्या आपकी यह समांतर व्यवस्था हो सकती है कि भारत का व्यापार सबसे बढ़े और उसके साथ साथ हमारी संस्कृति का प्रचार हो सके? हाँ, वो हमको करना आना चाहिए ना। पहले हमको करना नहीं आता ना। व्यापार के सारे नियम कानून मापदंड अमेरिका के ही हम लागू करेंगे तो नहीं होता। तो हमारी व्यापार करने की पद्धति क्या है, इसको तो पहले समझना होगा। व्यापार के साथ संस्कृति को हम कैसे ले जाएंगे उसको तो समझना होगा। वो तो हम समर्थ होंगे तभी तो कोई हमारी बात मानेगा। हम तो अमेरिका जाकर अपनी संस्कृति छोड़ देते हैं। अब भारत में भी व्यापार का मानक तो वही जीडीपी और यही है। हमारा माल खपाने के लिए एडवर्टाइजमेंट से ही मांग निर्माण करना, ये तो अपसंस्कृति है। वो तो हम अपनाते हैं, फिर कैसे होगा? इसलिए पहले भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करो, भारतीय पद्धतियां अपनाओ, अपने स्थान पर उनको लागू करो, फिर उनको लेकर बाहर जाओ। तो फिर हमारा व्यापार के साथ साथ संस्कृति भी लेकर हम जा सकते हैं। हम तो बहुत जगह पर ले गए हैं। वो केवल व्यापार भी नहीं था, उद्योग भी थे।
आप व्याधपुर नाम की कहानी, ऐतिहासिक कहानी हेबाळकर जी की पढ़ेंगे तो उसमें वही है कि वहां की राजकुमारी को वस्त्र पहनना सिखाया। तो वस्त्र विद्या सिखाओ, उनको सुसंस्कृत सभ्य बनाओ, फिर उसके साथ विवाह भी किया। तो ऐसा नहीं है कि केवल व्यापारी संबंध है, वैवाहिक संबंध भी है। और यज्ञ भी लेकर गए साथ में, केवल व्यापार माने चीज वस्तुएं लेकर नहीं गए, यज्ञ संस्कृति भी लेकर गए। आज भी अफ्रीका और ऐसे बहुत अंदर अंदर के प्रदेशों में भले वहां की पद्धति से, परंतु यज्ञ करते हैं लोग। और प्री क्रिश्चियन एरा में तो ये सारे प्रकृति पूजक जो सारे थे वो पैगन्स कहे जाते थे। वो हिंदू धर्म का ही लक्षण है। वहां प्रकृति की पूजा करना ये तो हमारा भी मूल लक्षण है कि नहीं, यज्ञ तो उसी के लिए करते हैं। लेकिन वो प्राकृतिक अवस्था में रहे, हम प्रकृति से आगे संस्कृति की अवस्था में उठे, वो हमारी विशेषता है। हमने प्रकृति को माता कहा और प्रकृति की रक्षा भी की, साथ में संस्कृति का भी विकास किया। ये प्रकृति की रक्षा और संस्कृति दोनों लेकर जाओ तो अभ्युदय भी है, निश्रेयस भी है। इसलिए ये केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। वो कला, कारीगरी, यज्ञ, प्रकृति के प्रति सद्भाव, आपस में सद्भाव, ये सारे मूल्य लेकर जाना पड़ेगा। और किसी को कोई प्रश्न? नहीं शायद अभी समय है। वो कालखंड ऐसा था जब सब कुछ ऐसे च्युत डावाडोल हो गया था। इसको सावरकर जी ने बाद में सद्गुण विकृति कहा। वो ठीक से नहीं समझना क्षमा का अर्थ, ये भी था, वो संभ्रम था। इसी प्रकार से राजनिष्ठा, शिवाजी महाराज ने वो राजा जयसिंह को कहा कि तुम औरंगजेब का के प्रति निष्ठा है वो छोड़ दो, मैं तुम्हारा सामंत हो जाऊंगा, तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा, लेकिन तुम ये औरंगजेब की जो स्वामी निष्ठा है तुम्हारी वो छोड़ दो। नहीं, राजा जयसिंह ने क्या कहा, नहीं, राजपूत कभी भी राजद्रोही नहीं हो सकते। वो राष्ट्र द्रोही हो गए, संस्कृति द्रोही हो गए, लेकिन राजद्रोही नहीं होना, ये राजपूत का विरुद्ध है। ये क्या हुआ, ये मिसकंसेप्चुअल अनक्लैरिटी, उनको ये सीमित हो गया। उनका राजधर्म जो है कि राजनिष्ठा, वफादार रहो। एक बार औरंगजेब को स्वामी माना तो फिर उसका द्रोह नहीं कर सकते। मातृभूमि का भले ही द्रोह कर दे, परंतु स्वामी द्रोह नहीं कर सकते। ये बहुत प्रसिद्ध है शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह का। तो शिवाजी महाराज के सामने राजा जयसिंह औरंगजेब में पक्ष में रहकर लड़े, ये क्या है? वो क्षमा वीरस्य भूषणम, ये क्षमा के बारे में जैसे घालमेल हो गया, इसी प्रकार से ये स्वामी द्रोह, राजनिष्ठा के बारे में भी ऐसा ही हो गया। तो ऐसा बहुत अधिक होता है, आज भी ऐसा संभ्रम है, क्लियर कट विजन नहीं है। इसका यही कारण है। नहीं भाई, हम तो सत्य बोलेंगे, हम तो भले रहेंगे, वो तो ठीक है। मुसलमानों के प्रति यही होता है ना, वो भी क्या हमारे जैसे मनुष्य नहीं है? वो भारत उनको कैसे डिजोन कर सकता है? वो कहाँ जाएंगे? वो भी, उनमें भी अच्छे लोग होते हैं। ऐसा कितना हिंदू समाज, आम हिंदू कहता है, वो भी तो हमारे भाई हैं, वो भी भारतीय हैं। वो नहीं समझते हैं तो क्या हुआ? अरे आगे चलकर कहते हैं देखो, मुसलमान नहीं है उसको मारना ये उनका धर्म कहता है, तो फिर वो तो धार्मिक है यदि हमको मारते हैं तो। परंतु हमारा धर्म तो कहता है नहीं,
मारने दो, अपना बलिदान दे दो, लेकिन किसी को मारो नहीं। ये क्या है? फैलेसी, इसको कहते हैं फैलेसी, बुद्धि विभ्रम। ये बुद्धि विभ्रम के उदाहरण है कि मुसलमान यदि गैर मुसलमान को, काफिर को मारता है तो भी उसको धार्मिक कहना और उसको करने देना। वो तो कितना अपने धर्म का पालन करता है, हमको भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ये क्या है? ये सद्गुण विकृति भी नहीं है, संभ्रम ही संभ्रम है। मेरे एक कलीग थे प्रोफेसर शास्त्री, एक बार मुझे कहते थे स्टाफ रूम में, देखो वो ये अल्लाह है ना, वो हमारे सभी देवी देवताओं से बहुत श्रेष्ठ है। मैंने कहा कैसे? तो कहते देखो एक की ही सब मानते हैं, जगत के सारे मुसलमानों पर एक की ही सत्ता चलती है, और हमारे तो 33 करोड़ भी पूरे नहीं पड़ते हैं। तो कितना वो शक्तिमान है अल्लाह। अब ये क्या है? ये बुद्धि विभ्रम है, ऐसा संभ्रम कि वो सीधे से सोच भी नहीं पाते। और थोड़ी देर के बाद कहते हैं मिस कादरी डोंट थिंक आई एम ए हिंदू, मैं तो हिंदू हूं, ऐसा बोलते हैं। क्या है ये? तो ऐसा बुद्धि विभ्रम बहुत व्यापक है। इसको माफ करो, उसको क्षमा करो, उदार बनो। हिंदू तो उदार होता है, हिंदू तो सबका स्वीकार करता है, भले ही अपने बेटे को भी मार दे तो भी माफ करता है। अरे बेटे को मारने वाले को माफ करना ये अलग बात होती है, और किसी को भी ऐसा द्रोह नहीं करने देना, नहीं माफ करना, ये अलग बात होती है, विवेक नहीं है। इसका ये सारे उदाहरण तो हमारे इतिहास में बहुत हैं। पूर्णिमा जी बिल्कुल सिखाते थे। जहां समुद्री जहाजों में जब व्यापार चलता था तो भिन्न भिन्न देशों में समुद्री डाकू होते थे जहाजों पर, और वे भर समुद्र में दूसरे जहाजों को नष्ट करते थे। वहां के सारे खलासी होते थे, उनको पकड़कर गुलाम बनाते थे और गुलामों का व्यापार करते थे देश विदेशों में। ये यूरोपियन, अफ्रीकन और सीधी लोग जो होते थे, अरब लोग जो होते थे, वो ये करते थे। भारत के गुजरात के एक अमूलक देसाई ने, जो ऐसे जहाजी माने ऐसा नाविक था, ऐसा खलासी था, दुनिया भर में से गुलामी नष्ट कर दी, गुलामों का व्यापार करवाना बंद कर दिया। कैसे बंद करवाया? एक एक को जो गुलाम बनाते थे उनको पकड़कर उनको गुलाम बनाया, गुलामों के बाजार में खड़ा किया, उनके जो सरगना थे उनको। और जब उनको समझ में आया कि गुलामी क्या होती है, तब सारे गुलामों को पहले मुक्त करवाया, इनसे सरगनाओं से गुलामों को मुक्त करवाया। सभी इसमें जाकर शर्तें रखी, पहले गुलामी प्रथा बंद करो, गुलामी की प्रथा बंद करो, नहीं तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। कब ऐसा किया जाता है? जब सामर्थ्य होता है तब। ऐसे गुलामी की प्रथा नष्ट कर दी, स्वयं भी गुलाम बनाकर गुलामों के व्यापार में स्पर्धक नहीं बने। इसको कहते हैं व्यापार तो करो, जहाज की विद्या तो प्राप्त करो, साथ में संस्कृति भी ले जाओ, और संस्कृति सबको संस्कृति के अनुसार दूषणों से बचाओ। और फिर भी तुम दूषणों से बाज नहीं आते तो फिर तुमको ही गुलाम बनाकर गुलामी क्या होती है इसका अनुभव करवाएंगे, और तब भी नहीं माने तो मध्य समुद्र में तुमको डुबा देंगे, और कोई गति ही नहीं होती है। या तो सुधरो या नष्ट हो जाओ। तुम्हारे जैसे लोग भूमि पर चाहिए ही नहीं, समुद्र पर चाहिए ही नहीं। या तो अकल सीखो या दखल नहीं रहेगी तुम्हारी। इसको कहते हैं संस्कृति का भी प्रचार करना, और इसको कहते हैं वीरों का लक्षण क्षमा होना। ऐसी दुबले लोगों की क्षमा कभी क्षमा थोड़ी होती है।
वो क्षमा नहीं होती, क्षमा का आभास होता है। अच्छे अच्छे शब्दों का ऐसे प्रयोग करना और ऐसे व्यवहार करना, ये हमारे यहाँ कभी नहीं सिखाया, कभी भी नहीं सिखाया। न वेदों ने सिखाया, न भगवत गीता ने सिखाया, न चाणक्य ने सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया ऐसा। आज भ्रम पैदा हो गया है, संभ्रम पैदा हो गया है, विभ्रम पैदा हो गया है। तो ये अभी 4 महीने ज्यादा हुए, 2 लोगों के प्रश्न है, पूर्णिमा जी और भाई जी 1 मिनट, आपने अभी एक वर्ड यूज किया खलासी, उसका मतलब क्या है? वो जहाज में जो खारवे होते, जहाज में जो जहाजगिरी करते हैं वो। जी पूर्णिमा जी आप पूछे। नमस्ते ताई। नमस्कार। मेरा प्रश्न था कि भरत खंड के बारे में आपने बताया ना, हाँ। तो उसका रेफरेंस क्या है, और हमें समझना है तो कहाँ से वो पढ़ना है वो? भागवत पुराण में विश्व के 7 खंडों का और उसमें जम्बू द्वीप में भरत खंड का वर्णन आता है। उसका एरिया कितना है, जम्बू द्वीप में कौन कौन से खंड हैं, आदि सब आता है। ये भागवत पुराण में है, अन्य पुराणों में भी होगा, परंतु मुझे जो पता है वो भागवत पुराण से है। नमस्ते ताई। नमस्कार ताई, समृद्ध भारत का परिकल्पना आपकी क्या है आज की परिवेश में? आज की नहीं, हमेशा की जो भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं से अधिक होना, उत्कृष्ट होना, वैविध्यपूर्ण होना, सुंदर होना, ये समृद्धि है। किसी भी बात का अभाव नहीं है, कोई भी बात ऐसी चीप नहीं है। चीप माने निकृष्ट नहीं है, उत्कृष्ट है, गुणवत्ता से पूर्ण है, ऐसे इसको समृद्ध कहते हैं।